Hello everyone. So this is the third day of daily practice questions, and today we'll be discussing about kinematics, that is motion in one dimension specifically. In the next class, that's tomorrow, we'll talk about motion in 2D, that is motion in a plane, and the mixed problem of 1D and 2D. So yeah, and again, like after finishing this kinematics portion, then I'll move to Newton's laws of motion and then further work per energy. When we'll finish the mechanics part, that is still work per energy, then we'll move to the 12th section, that is electrostatics and other things, and whichever will be important first and the easy ones, we'll go through that, and after that we'll come back. Okay, so anyway, moving to the first question of kinematics में basically like 1D में ज़्यादातर फ्री फॉल की सिचुएशंस आती हैं, या ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी बिल्डिंग पे से ऊपर से थ्रो कर रहे हैं या नीचे से थ्रो कर रहे हैं, पैराशूट से गिर रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की कंडीशंस मिलती हैं. ग्राफिकल बहुत पूछा जाता है, लाइक सिचुएशंस विच आर डिपेंडेंट ऑन ग्राफ्स, कर्व्स. आपको रीड करने को कहा जाता है, ओके फाइन, व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ दिस सिचुएशन, व्हाट विल बी दैट सिचुएशन, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट. Anyway, let's start with the first question only. That's very basic. We'll be coming with okay, one sec. So the first situation we have is that if the displacement of a particle is zero, if the displacement of the particle is zero, the distance covered, देखो बहुत आसान है. Displacement, you know that what exactly is the displacement. It is the shortest distance from the initial point to the final point. डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है. मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया हूँ, डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, कि अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस तरफ से मूव कर रहा हूँ तो इट्स सेइंग इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड मस्ट बी जीरो. कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या डिस्टेंस भी जीरो होना चाहिए? नहीं. अगर मान लो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर घूम फिर के वापस वहीं आ जाता है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है बट डिस्टेंस जीरो नहीं है. सो मस्ट भी जीरो कैंसिल हो गया. यहाँ मस्ट और मे में बहुत फ़र्क पड़ता है, ध्यान रखना. मे और मे नॉट बी जीरो, दैट्स करेक्ट, दैट कैन बी अ केस. मे और मे नॉट बी जीरो, कि जैसे मान लो कि ये ए पॉइंट है तो कहीं गया ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, डिस्टेंस भी जीरो है. बट यहाँ से घूम के यहाँ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है बट डिस्टेंस जीरो नहीं है. सो मे और मे नॉट बी जीरो. कैन नॉट बी जीरो, कैन बी जीरो. अगर पार्टिकल मूव नहीं करता है तो फिर वो कहीं गया ही नहीं ना, सो कैन नॉट बी जीरो भी गलत हो गया. डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल, somewhat not on the particle but the path which is being followed by the particle. So ye bhi sort out ho gaya. Anyway, this was a very easy question. The numerical value of the ratio of instantaneous velocity to instantaneous speed is, okay, it's very understanding, like इसको यहाँ समझने की कोशिश करना. इंस्टेंटेनियस, जब हम इंस्टेंट की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की, तो जब मैं एक इंस्टेंट की बात करता हूँ तो उस इंस्टेंट में वो एक इनफाइनाइट डेसिमल डिस्टेंस ट्रैवल करता है. तो उसमें तो क्या कर्व और क्या स्ट्रेट लाइन. इंस्टेंट के लिए कर्व और स्ट्रेट लाइन एक ही है, मतलब कोई भी कर्व अगर मैं ट्रीट करता हूँ तो ये कर्व कुछ नहीं, बस छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन्स से मिलके बना हुआ है. इन सारे स्ट्रेट लाइन्स को जब डिफरेंट एंगल्स पे ज्वाइन कर देते हैं तो मेरे को एक कर्व मिल जाता है. दिस इज व्हाट बेसिकली वी कॉल इट अ कर्व. सो अ स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कर्व ओनली. लाइक ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है, मान लो एक बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा है, एक इतना सा स्ट्रेट लाइन है, एक बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा है, या कोई एक बहुत बड़ा सर्कल अगर आप प्लॉट करोगे, इमेजिन, तो उस बहुत बड़े सर्कल में से अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा काट भी लूँ तो इसको आप एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हो. दिस इज प्रिटी मच अ स्ट्रेट लाइन. सो बेसिकली जब मैं इंस्टेंट की बात करता हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम, बहुत छोटे से छोटा हिस्सा. तो वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, नॉट द वेक्टर. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि उस इंस्टेंट पे जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इंस्टेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही होगा. सो ये जो dx का मैग्नीट्यूड होगा, जो ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, dx बाई dt, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो भी सेम ही होगा, क्योंकि dx तो दोनों के लिए सेम ही होगा अगर मैं इंस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई कर्व है ही नहीं. एक इंस्टेंट में ये दोनों बराबर हैं, 1 और 2, ऐसा कुछ नहीं है. सो इफेक्टिवली ये वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी, ऑलवेज इक्वल टू 1. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड का रेशियो हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना. अदर थिंग इज, अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में बात करता, सो एवरेज वेलोसिटी हमेशा, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. और डिस्प्लेसमेंट चूंकि हमेशा लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होगा, सो इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड हमेशा लेस देन 1 होगा. हमेशा नहीं कह सकते,
इक्वल हो सकता है बट बड़ा नहीं हो सकता. सो एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड अगर ये कहा जाए, सो इफेक्टिवली ये मेरे पास लेस देन और इक्वल टू 1 होता है. सो दिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट टाइप. When the speed of the car is u, the minimum distance over which it can be stopped is s. If the speed becomes nu, what will be the minimum distance? You should remember this actually. 3 equations होती हैं जिसके अंदर से displacement वाली एक ही है, s is equals to ut plus half at square इस सिचुएशन में. तो ये s जो है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, प्रोपोर्शनलिटी से बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस. प्रोपोर्शनलिटी एस टी रिलेशन जो है यहाँ पे, तो s टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. तो अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस s था, मिनिमम स्पीड u है, ओके यहाँ पे टाइम किससे निकाल गया, यहाँ पे मिनिमम स्पीड से कहा गया. तो अगेन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s. यहाँ पे भी आप कह सकते हो s जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्पीड के स्क्वायर के डिपेंडेंट है, और ये गलत है, सॉरी. s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पे ut भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर भी है. सो वी वोंट बी ट्रीटिंग दिस, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s. v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s, मतलब अगर स्पीड डबल होगी तो फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा. सोचो अगर यहाँ पे ये u है स्पीड, और फिर मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस इसके लिए s था. स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ये है कि u स्पीड से अगर गाड़ी चल रही थी, ब्रेक अप्लाई किए गए, if the car was moving with the car or anything was moving with the speed u, when the brakes were applied, it takes s distance to stop finally. So if the speed becomes nu, what will be the minimum distance over which? So it is square proportional, so answer will be n square s. It should go like n square s. But solve कैसे करें? तो let's try to solve it like properly. ढंग से solve करने की कोशिश करते हैं. u से एक गाड़ी मूव कर रही थी, ब्रेक्स अप्लाई किए गए, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और इसमें इसने s डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो आई कैन से दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s. कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात है. So 0 is equals to u square plus 2 times of acceleration, let's say a into s. ब्रेक्स अप्लाई किए गए तो फिर जो भी एक्सेलरेशन है वो माइनस से हो गया. So u square comes out to be 2as और s comes out to be u square by 2a. This is the case. So ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस. अगर ये u nu हो जाएगा तो n स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा, और जैसे ये nu होगा तो n स्क्वायर u स्क्वायर होगा, तो मतलब s new will come out to be n square s old. This is the condition. So that is why it is n square s. This is the situation. Remember that. एक और चीज़, इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी तक वैलिड है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो. अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होंगे. यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, इन्हें मेंशन करना चाहिए. But the acceleration is constant. A body is released from the top of a tower of height h meter. After 2 seconds it is stopped and then instantaneously released. What will be its height after next 2 seconds? Try to understand this. We have a building जिसकी हाइट h है, कुछ भी हो सकती है, इसकी हाइट h है, कैपिटल H. इसको यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया, ड्रॉप किया गया. जब ड्रॉपिंग की सिचुएशन है तो u इज 0. 2 सेकेंड में ये कुछ नीचे तक पहुँची, कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा इसने 2 सेकेंड में. कितना किया होगा? तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. सो 0 प्लस हाफ, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ. ये हम कुछ भी मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर होता है. हम पॉजिटिव नेगेटिव ओरिजिन कहीं पे भी ट्रीट कर सकते हैं. सो s इज इक्वल्स टू हाफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है यानी कि g, टाइम का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर. सो इफेक्टिवली मेरे पास s की वैल्यू आई हाफ इंटू g, लेट्स से 10. सो 10 4 20, इफेक्टिवली 20 मीटर. मतलब पार्टिकल यहाँ होगा कहीं 20 मीटर नीचे. दिस इज वन सिचुएशन. आफ्टर दैट, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में 20 मीटर नीचे आ गया, इट इज स्टॉप्ड. यहाँ पे हाथ रखा, रोका इसको, एंड देन इंस्टेंटली रिलीज्ड. फिर उसके बाद छोड़ दिया दोबारा. तो जैसे ही दोबारा छोड़ा तो अब जो नई सिचुएशन बनी वहाँ पे पार्टिकल के पास फिर से स्पीड 0 ही है, इनिशियल स्पीड. सो व्हाट विल बी इट्स हाइट आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकेंड? अब अगर फिर से इनिशियल स्पीड 0 ही है, यहाँ पे कहीं h तो आ नहीं रहा था, हाफ जी टी स्क्वायर ही है क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 ही है. तो ये दोबारा अगले 2 सेकेंड में फिर से 20 मीटर ही ट्रैवल करेगा, दोबारा से 20 मीटर ही ट्रैवल करेगा, कहीं यहाँ पे होगा. सो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल बी इट्स हाइट आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकेंड. अब ये पार्टिकल यहाँ है, अगर ये पूरा h था तो ये हाइट कितनी है? h माइनस 20 प्लस 20 40. ऑप्शन डी, दिस शुड बी द करेक्ट रिजल्ट. सो इस तरह की सिचुएशंस आपको मिलेंगी नॉर्मली, इजी होते हैं क्वेश्चंस. A stone is dropped from the top of a tower of height h. After 1 second, another stone is dropped from the balcony 20 meter below the top.
both reach the bottom simultaneously. What is the value of h? Okay, let's try to get this situation. Again we have a building, and in this situation we have a stone is dropped from the top of a tower of height h. इसकी height मुझे already पता है, that is h. After 1 second another stone is dropped from the balcony 20 meter below the top. इसकी height है यहाँ पे h minus 20, यहाँ से ड्रॉप किया गया, ठीक है, और ये भी है. बोथ रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली. ओके, अब अगर इसको नीचे तक पहुंचने में t टाइम लग रहा है तो इसको नीचे तक पहुंचने में t माइनस 1 टाइम लगेगा, क्योंकि इसको 1 सेकंड बाद रिलीज किया गया. तो अगर ये मान लो कि 5 सेकंड में नीचे गिरा और दोनों साइमल्टेनियसली गिर रहे हैं, तो इसको 1 सेकंड बाद रिलीज किया तो ये 4 सेकंड में नीचे गिरेगा, क्योंकि तभी दोनों एक जगह पे, मतलब एक टाइम पे पहुंचेंगे, तो t माइनस 1 पे पहुंचेगा. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. बोथ रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो s इज इक्वल्स टू हाफ, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u 0 है तो s इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर. वन सिचुएशन. अनदर रिलेशन, h माइनस 20 इज इक्वल्स टू हाफ g t माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी इसको ड्रॉप ही किया गया, दोनों के लिए u 0 है, दो कंडीशन है. अगर मैं h की वैल्यू ये हाफ gt स्क्वायर, दो इक्वेशन है मेरे पास, दो ही अननोन है, इसको उठा के इसमें पुट कर दूँ. सो व्हाट आई विल गेट, half gt square is minus 20 is equals to half gt square plus half g minus, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2t मतलब माइनस gt, ये बचेगा मेरे पास. ये तो कैंसिल हो गया. ये है माइनस 20 इज इक्वल्स टू 5 माइनस gt, g 10 है, तो यहाँ से मेरे को टाइम मिल जाएगा. इस टाइम की वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे, किसी भी एक रिलेशन में पुट कर दोगे तो आपको h मिल जाएगा. जो भी रिजल्ट है यू कैन अप्लाई दैट. या अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग एट 40 मीटर पर सेकंड स्टार्ट्स ओवरटेकिंग अनदर ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग. देखो दो ट्रेन्स हैं, एक 100 मीटर लंबी है और दूसरी 200 मीटर लंबी है, और एक 100 मीटर लंबी है एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन 200 मीटर लंबी है. ओके, 100 200. ये चल रही है 40 मीटर पर सेकेंड. दिस इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. दिस इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ट्रेन टू पास द सेकेंड ट्रेन कम्प्लीटली, मतलब कम्प्लीटली का मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाना चाहिए. फाइनल सिचुएशन ऑफ द ट्रेन विल बी दिस, ये यहाँ होनी चाहिए. इसको कितना टाइम लगेगा? वैसे इन्हें थोड़ा और क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी. एनीवे, सो ये 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो इफेक्टिवली जो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड ही है. मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड ही चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और फिर इसको कवर कितना डिस्टेंस करना है, तो इस पॉइंट को, कोई भी एक पॉइंट रिज्यूम कर लो, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो इसको कवर कितना करना है डिस्टेंस, 300 मीटर. आप अगर ये पॉइंट रिज्यूम करते तो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तब भी ये डिस्टेंस 300 मीटर ही है. कोई भी आप एक पॉइंट रिज्यूम कर लो. सो 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, रिलेटिव स्पीड 10 की है, 40 30, ये 30 से जा रहा है, 40 से जा रहा है. सो इफेक्टिवली अगर ये 1 सेकंड में 30 मीटर आगे जाता है तो ये 40 मीटर आगे जाता है, तो इफेक्टिवली उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा 10 ही तो जा रहा है ना. सो 10 मीटर पर सेकेंड इज द रिलेटिव स्पीड. आप अगर फॉर्मूले वाइज जाना चाहते हो तो VAB होता है VA माइनस VB, VA माइनस VB. वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, वेक्टोरियली जो भी डायरेक्शन होगी उसके हिसाब से. सो 300 का डिस्टेंस है और फिर टाइम जो रिलेटिव स्पीड है वो 10 है, तो इफेक्टिवली इसे 30 सेकंड लगने चाहिए. ऑप्शन A शुड बी द करेक्ट वन. A person is throwing two balls in the air one after the other. He throws the second ball when the first ball. Please, whenever you feel, take a break and means over pressurize मत करना. Go on simply like so that कि आपका mind चल रहा हो और फिर तब आप question solve करो. It's not like simply watching it. Try to solve it by yourself. Then only it's gonna help you. Otherwise, it won't. So yeah, a person is throwing two balls in the air, one after the other. He throws the second ball when the first ball is the highest point. Okay, cool enough. If he's throwing the balls every second, how high do they rise? There is a building. Okay, no, nothing. There's no building. A person is throwing two balls in the air, one after the other. एक बॉल उसने थ्रो की,
फिर he throws the second ball when the first ball is at the highest point. जब first ball यहाँ होगी highest point पे, मतलब वो return आने वाली है, तब वो दूसरी बॉल यहाँ से थ्रो करेगा. ओके तो अगर फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की 0 है. इफ ही इज थ्रोइंग द बॉल्स एवरी 1 सेकेंड, लाइक एवरी सेकेंड, तो मतलब फर्स्ट बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड का टाइम लगा मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में. थ्रोइंग द बॉल्स एवरी सेकेंड, हाउ हाई डू दे राइज, मुझे ये कैलकुलेट करना है. इनिशियल वेलोसिटी u है, पता नहीं मुझे कितना है. फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये पता है. तो चलो एक काम करते हैं, इनिशियल निकालते हैं. v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. सो इफेक्टिवली v इज 0, u इज u प्लस एक्सेलरेशन इज माइनस g, क्योंकि मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस g इंटू टाइम इज 1 सेकेंड. सो टाइम विल कम आउट टू बी, u विल कम आउट टू बी बेसिकली g, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड. लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव थी. मुझे निकालना है इफ इज थ्रोइंग द बॉल्स एवरी सेकेंड हाउ हाई डू दे राइज. तो अब मुझे निकालना है कितना ऊपर तक हो जाएंगी. तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 10 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन 2 इंटू माइनस 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट h. सो h शुड कम आउट टू बी 100/20. ये इधर जाएगा 100 divided by 20 should come out to be 5 meters. This is the case. Yeah. u square by 2g directly apply कर सकते हो. A stone thrown upwards with speed u attains maximum height h. Another stone thrown upwards from the same point with speed 2u attains maximum height capital H. Okay. What is the relation between h and h? 4 times होता है. You can remember that. Another way, a stone thrown upward with speed u attains maximum height h. कितनी height attain करेगा? तो सोचो v square is equals to u square plus 2as होता है. फाइनल वेलोसिटी 0 होगी मैक्सिमम हाइट पे, इनिशियल u थी, एक्सेलरेशन माइनस g इंटू h. सो जो h वो रीच करेगा वो करेगा u स्क्वायर बाई 2g. दिस इज द केस. तो अगर मैं u को डबल कर देता हूँ तो h वो रीच करेगा 4 टाइम्स. आर यू गेटिंग इट? लाइक u इज डबल, सो 2 का स्क्वायर, सो इफेक्टिवली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के. सो अगर u से भेजा गया है किसी ऑब्जेक्ट को तो फिर वो h अटेन करता है, तो 2u से भेजेंगे तो 4h अटेन करेगा. So basically capital H is nothing but 4 times of h. This is the option. A body dropped from the top of a tower covers a distance 7x in the last second of its journey, where x is the distance covered in the first second. How much time does it take to reach the ground? Okay. एक टार से बॉडी को थ्रो किया गया है, ड्रॉप किया गया है, तो u 0 है, मान लो कि ये ग्राउंड है, और फिर ये बॉडी नीचे आती है. ड्रॉपिंग का मतलब u 0, इनिशियल स्पीड 0. सी अगर जो जहाँ पे आप खड़े हो और वहाँ से आपने ड्रॉप किया, तो जो स्पीड उस सरफेस की है जिस पे आप खड़े हो या जहाँ से आप ड्रॉप कर रहे हो, वही ऑब्जेक्ट की भी स्पीड होगी. मान लो एक पैराशूट है जो ऊपर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और तब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो u 0 नहीं है. जो पैराशूट के ऊपर जाने की स्पीड है वही ऑब्जेक्ट की भी स्पीड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पैराशूट पे ही है, आपने उसे रिलीज किया है, मतलब ऑब्जेक्ट के पास वही इनिशियल स्पीड है जो पैराशूट की स्पीड थी. सो इस चीज़ का ध्यान रखना. कभी ड्रॉपिंग का कंडीशन हमेशा u 0 मान लो. A body dropped from the top of a tower covers a distance 7x in the last second of its journey. Okay. मान लो कि ये t टाइम लेता है, let's say total. तो ये लास्ट सेकेंड में जो भी है इसका, उसमें ये 7x डिस्टेंस कवर करता है. Okay. Where x is the distance covered in the first second. Cool enough. फर्स्ट सेकेंड में ये x डिस्टेंस कवर करता है. कम ही होगा वैसे फर्स्ट सेकेंड में, तो x डिस्टेंस कवर करता है. हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, हमें ये देखना है. तो फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो x इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, सो मतलब g by 2. सो x कम्स आउट टू बी एज g by 2. या दैट इज 5 मीटर्स. ये फर्स्ट सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस है वो कवर किया. x की वैल्यू मेरे पास आ गई, 7x होगा 35 मीटर्स, समथिंग लाइक दैट. ओके. नाउ लास्ट सेकेंड में, मतलब सेकेंड लास्ट सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको दिया हुआ है 7 टाइम्स ऑफ x. सो एक रिलेशन होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, sn इज इक्वल्स टू u प्लस 2n माइनस 1 a by 2. अगर हम ये अप्लाई करें तो 7x इज इक्वल्स टू, ये है लास्ट सेकेंड का डिस्टेंस, u जो कि 0 था,
प्लस 2, t को मैंने t माना है तो फिर मतलब n को मैंने n माना है, तो फिर ये बेसिकली हम nth सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। सी जब मैं फर्स्ट सेकंड के बारे में बात करता हूँ तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट 0 to 1 में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जब मैं सेकंड के बारे में बात करता हूँ तो 1 to 2 में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, समथिंग लाइक दैट, कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकंड। तो 0 फर्स्ट सेकंड मतलब Sn इज इक्वल्स टू 0 to 1 के जो टाइम है उसके अंदर वो फर्स्ट सेकंड कहलाता है, 1 to 2 सेकंड कहलाता है। सो अगर मैं यहाँ पे लास्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ, टोटल टाइम t है, सो 0 to 1 अगर फर्स्ट सेकंड है, 1 to 2 सेकंड है, 2 to 3 थर्ड सेकंड है, सो t minus 1 to t tth सेकंड है। सो आई कैन सिंपली से इट एज 2t minus 1 into a by 2, यानी कि a नीचे की तरफ ही है तो g by 2, दिस इज द केस। सो इट बिकम्स 7x यानी कि 35 इज इक्वल्स टू, क्योंकि x 5 था, इज इक्वल्स टू 2t पता नहीं मुझे -1 into 5। सो ये बन गया 35 by 5, 7 इज इक्वल्स टू 2t minus 1 और 2t is equals to 8, t comes out to be as 4. Is there an option? Yeah, 4 seconds. This should be the correct result. Okay, moving further. The relation between time t and distance x is t is equals to ax square beta x, where alpha and beta are, अब यहाँ देखो, यहाँ पे t is equals to ax square alpha beta are constant and okay, this is alpha x square I think, yeah. The retardation is, मुझे retardation निकालना है। अब यहाँ पे टाइम पोजीशन के साथ डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखना। टाइम इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये मेरे पास रिलेशन है। मुझे कैलकुलेट करना है रिटार्डेशन कि मतलब कितना होगा। सो रिमेंबर दिस, डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी होता है, डी एक्स बाई डी टी का अगर मैं मतलब डी बाई डी टी एक्स का अगर मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो ये डी वी बाई डी टी हो जाएगा, इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को ही लिखा जा सकता है वी डी वी बाई डी एक्स, दिस द सेम थिंग, इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड विद डी वी बाई डी वी, सो डी वी बाई डी टी ए बन जाता है और उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है। एनीवे मतलब यहाँ पे अगर मान लो आप इसे डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी वी हो जाएगा और फिर ये डी वी बाई डी एक्स है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा सिचुएशन कब यूज़ करोगे। यहाँ टाइम और एक्स है तो टाइम के साथ इसे डेरिवेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस बीटा डी एक्स बाई डी टी, ये मेरे पास सिचुएशन बनी। डी टी बाई डी टी 1 इज इक्वल्स टू 2x अल्फा डी एक्स बाई डी टी यानी कि v, 2x अल्फा प्लस बीटा इंटू वी, डी एक्स बाई डी टी कॉमन ले लिया, इंटू वी बचा। अब मुझे निकालना था v इज इक्वल्स टू आया 1 अपॉन 2x अल्फा प्लस बीटा, यही बनाना 2x अल्फा प्लस बीटा। और फिर अब मुझे इसे फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ताकि मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकूं या फिर रिटार्डेशन कैलकुलेट कर सकूं। सो हेयर इट विल गो एज, और आई कैन डू इट एज डी वी बाई डी टी, नेक्स्ट मूविंग डी वी बाई डी टी। बट द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखो तो ये सारे ऑप्शंस v के टर्म में, और यहाँ पे अगर मैं डी वी बाई डी टी करूँगा तो मेरे पास x की टर्म में रिजल्ट आएगा। तो द बेटर वे इज़ कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डी वी बाई डी टी तो होता ही है, लेकिन v डी वी बाई डी एक्स भी होता है, और मेरे पास ऑलरेडी v है, आई हैव v ऑलरेडी, सो आई कैन यूज़ डी वी अपॉन डी एक्स डायरेक्टली, विच विल गिव मी, v मेरे पास है उसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं डी वी बाई डी एक्स निकालूँ सो इट शुड कम आउट टू बी somewhere here, dv upon dx is equals to, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, so the rule is 2x alpha plus beta raised to the power -1 लिख देते हैं पहले इसको, और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा x to the power n का ऑर्डर है तो फिर बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट ही है, so -1 nx to the power n minus 1, 2x अल्फा प्लस बीटा रेज टू द पावर -2 -1 -2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन वो मल्टीप्लाई होगा। सो 2x अल्फा का डिफरेंशिएशन 2x और बीटा का डिफरेंशिएशन 0, सो मेरे पास ये बचा -2x अपॉन 2x अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर, ये मेरे पास आया डी वी बाई डी एक्स। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी डी वी बाई डी एक्स, इसको जब वी से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इज नथिंग बट वी इट सेल्फ. सो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर विल बी नथिंग बट वी स्क्वायर. सो ये बन जाएगा वी क्यूब और फिर यहाँ पे आ जाएगा -2 और ओके 2x अल्फा का डेरिवेटिव होगा 2 अल्फा, सॉरी माय मिस्टेक, इट विल नॉट बी 2x. सो -2 v क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा. सो -2 अल्फा v क्यूब. डू वी हैव अ रिजल्ट? -2 अल्फा v क्यूब. नो 2 अल्फा v क्यूब. वेयर इज द माइनस साइन? देयर इज सम इश्यू. v कहीं ना कहीं पे हमने माइनस मिस किया है. 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज़ टू द पावर -1 dv by dx. Okay, the question has been asked is the retardation is. The retardation means automatically they are talking about the negative thing. So the retardation will be 2 alpha v cube. It will be like that way only. It won't be negative. Yeah. और वैसे कोई दूसरा option भी नहीं है, so that's the only way out. Yep. Moving on, the displacement x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time t by. Again यहाँ पे अभी variable है. T is equals to root x plus 3. This is the situation. Where x is in meters and t is in second, find the displacement of the particle when its velocity is 0. जब velocity 0 होगी तो पहले v निकालना पड़ेगा मुझे. dt by dt is equals to d by dt of root x. मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, प्लस ये तो 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव. इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने dx by dx से मल्टीप्लाई किया तो रूट एक्स, एक्स टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, वो होता है 1/2 रूट एक्स. ध्यान होना चाहिए सब कुछ. सो इट विल बिकम dx अपॉन dt, that is v plus 0 और ये आ गया 1. So effectively v will come out to be 1 is equals to half 1/2 root x into v. v will come out to be as 2 root x. Yeah, v will come out to be as 2 root x. This is the case. Find the displacement of the particle when its velocity is 0. तो जब v 0 होगा तो x भी 0 ही आएगा. So answer should be 0 according to this relation. जो पूछा गया है आप उसका रिलेशन कैलकुलेट करो और फिर वैल्यू पुट कर दो. दैट्स इट. द डिस्टेंसेस मूव बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड इट्स सेकंड एंड इट्स मोशन प्रोपोर्शनल टू. ये ध्यान रखना, इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया गया तो वो फर्स्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फर्स्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? हाफ जी टी स्क्वायर. सेकेंड सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो हाफ जी इंटू टाइम टी की जगह पे जो टी स्क्वायर है 1 की जगह पे हो जाएगा 2. इनिशियल स्पीड 0 थी तो फिर फर्स्ट सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है हाफ डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू टाइम टी 1 लेते हैं तो ये आएगा 5. जब सेकंड की बात हो रही है या मतलब 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो हाफ जी इंटू टाइम टी का स्क्वायर यानी कि 4, इफेक्टिवली आएगा 20. लेकिन अगर 20 माइनस 5 करें तो ये आएगा 15. मतलब जो दूसरे सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 15 ट्रैवल किया है. जब मैं थर्ड सेकंड के लिए बात करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 9 इंटू 10, दैट इज 90 डिवाइड बाई 2 45. लेकिन 20 और 45 का जब मैं रिलेशन माइनस सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 25. सो यू कैन थिंक ऑफ 5, 15, 25. इट इज गोइंग टू बी इन द रेशियो 1:3:5:7. सो जब ये डिस्टेंसेस ट्रैवल होते हैं हर एक सेकंड में वो ऑड नंबर्स के उसमें ट्रैवल होते हैं, मतलब ऑड नंबर्स के रेशियो में ट्रैवल होते हैं. A ball is dropped into a well in which the water level is at a depth h below the top. If the speed of the sound is c, then the time after which the splash is heard will be given by. एक बॉल को ड्रॉप किया गया वेल में, नीचे गिरेगा, वेल तक जाएगा, फिर उसके बाद जैसे ही वेल में जाएगा तो फिर वेल से एक मतलब आवाज़ निकलेगी, वो आवाज़ ऊपर ट्रैवल करेगी उस इंसान तक जो भी है, और फिर उसके बाद मुझे वो टाइम निकालना है. तो उसको साउंड कब सुनाई देगा? तो पहले यहाँ से नीचे तक जाने का टाइम जो भी है वो होता है √2h/g. निकाल सकते हो आप. कैसे कैलकुलेट करोगे? तो h अगर आप हाइट अज्यूम करके चलते हो तो फिर टाइम विल कम आउट टू बी एज लाइक s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो हाफ gt स्क्वायर हो गया, ये तो 0 ही है, इनिशियल स्पीड 0 है. सो टाइम विल कम आउट टू बी √2gh √2h/g, सॉरी 2h/g, क्योंकि 2h इधर चला जाएगा, s की जगह पे h लिख रहा हूँ मैं. √2h/g ये टाइम होता है. तो इतना टाइम तो उस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने में ही लगेगा. फिर वहाँ से साउंड जनरेट होगी जिसकी स्पीड c है, और फिर वो h
हाइट कवर करके ऊपर तक आएगी, तो फिर इफेक्टिवली उसको टाइम लगेगा साउंड को h/c। सो इन दोनों का सम होना चाहिए रिजल्ट, √2h/g प्लस h/c। तो ये 2h/g प्लस 1/c है, नहीं होगा, नहीं होगा। ये माइनस है, नहीं होगा। तो ये एक ऑप्शन बचता है, लेकिन यहाँ पे नीचे भी h है, लेकिन ये किया क्या इन्होंने, रैशनलाइज कर दिया इसको, h से मल्टीप्लाई किया, h से डिवाइड किया और h को बाहर कॉमन निकाल लिया, तो h/c हो गया। इसको जब आप अंदर लेके आओगे तो यहाँ h² बनेगा और एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, √2h/g। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। A ball is thrown from the top of a tower in vertically upward direction. Velocity at a point h meter below the point of projection is twice the velocity at a point h meter above the projection. Find the maximum height reached by the ball above the tower, above the top of the tower. मेरे पास एक टावर है, एक टावर पे से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया। अब बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। वेलोसिटी एट अ पॉइंट h मीटर बिलो, मान लो ये ऊपर जाता है और फिर उसके बाद वापस ये नीचे आता है, ये सिचुएशन है। ये हाइट अज्यूम करते हैं h है और ये हाइट अज्यूम करते हैं कैपिटल H है, जो टोटल हाइट है, जो भी उसकी मैक्सिमम हाइट है। तो वेलोसिटी एट अ पॉइंट h मीटर बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ट्वाइस द वेलोसिटी एट अ पॉइंट h मीटर अबव द प्रोजेक्शन। मतलब यहाँ पे जो भी उसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, दोनों सेम ही होंगी। सो यहाँ पे जो भी उसकी वेलोसिटी है वो ट्वाइस है वेलोसिटी एट अ पॉइंट h मीटर अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये अगर v है तो फिर यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है h मीटर बिलो, वो 2v है। कूल इनफ। और आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी कितनी, तो मान लो इसको u स्पीड से थ्रो किया गया, मुझे नहीं पता कितना है। सो थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द, या अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चल रहा हूँ। सो h इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू v² इज इक्वल्स टू, यानी कि v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2 एक्सेलरेशन माइनस g, क्योंकि डाउनवर्ड है, और h माइनस 2gh। ये मेरे पास एक रिलेशन है। दूसरा होगा यहाँ पे वेलोसिटी 2v है, सो 2v का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू u² प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन माइनस g, क्योंकि डाउनवर्ड ही है, और डिस्प्लेसमेंट भी इस टाइम माइनस h ही है, क्योंकि हम नीचे की तरफ बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा v² इज इक्वल्स टू u² माइनस 2gh, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 4v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2gh। करेक्ट। अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो मुझे v और u के बीच का रिलेशन मिलेगा, बट उससे कोई फ़ायदा है नहीं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल अबव द टॉप ऑफ द टावर। तो अगर मैं यहाँ पे 4v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2gh, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़, इफ़ वी ऐड दीज, this will get cancelled and this will be remained. See, the problem here is that we have 3 variables, v, u and h, and we have only 2 equations. I can do one thing, I can put the value of entire v² into this, substitute it. So if I substitute it, I will get 4u² minus 8gh, क्योंकि v² की वैल्यू पुट कर रहे हैं, equal to u² plus 2gh. Okay, 4u² minus u² will come out to be 3u², 8gh उधर जाएगा तो ये बनेगा 10gh. सो यहाँ से मुझे u² की एक वैल्यू मिलेगी 10g/3. ओके, इज इट 10gh/3? दिस विल बी द रिजल्ट, u² will come out to be 10gh/3. मुझे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट जो ट्रैवल कर रहा है, तो ये मैक्सिमम हाइट होती है u²/2g, मतलब जो भी स्पीड होती है, क्योंकि फाइनल स्पीड 0 होगी, इनिशियल स्पीड u है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं u²/2g अप्लाई करूँ और u² की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूँ
तो कैपिटल H will come out to be as 10 GH by 3 which is U square by 2 into G. So G से G कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रिजल्ट आएगा 10H by 3, 10H by 6, or I can say that it will come out to be as 5 by 3H. Is there an option? Yeah, 5 by 3 upon H is there an option. Okay, moving on. The deceleration experienced by a moving motor boat after its engine is cut off is given by dV by dt equal to minus kVq. Engine is cut off, that means switch off कर दिया, minus kVq ये दिया हुआ है. Where k is constant if v naught is the magnitude of the velocity at cut off. बोट v naught पे थी जब switch off किया. The magnitude of the velocity at a time t after the cut off is, मुझे v निकालना है t टाइम बाद कितना होगा. So dv by dt मुझे दिया हुआ है. I can do one thing, ये मुझे retardation दिया हुआ है. I can do one thing, I can write it as dv by vq is equals to minus k dt. This should be the correct way. Yeah. मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी और फाइनल वेलोसिटी v है. अज्यूम करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी v है जो मुझे निकालनी है. इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम t है. इंटीग्रेट कर दो. dv by v क्यूब को जब इंटीग्रेट करोगे तो v टू द पावर -3 है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1. सॉल्व करो, लिमिट्स पुट करो, यू विल गेट द रिजल्ट. क्या, इट्स इजी. शुड बी वन ऑफ दीज. अ 2 मीटर वाइड ट्रक, इंटीग्रेशन आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दैट. सो यहाँ पे क्वेश्चन तो वैसे ख़त्म हो ही जाता है. वी क्यूब का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो वी टू द पावर -3. सो वी टू द पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 विच इज़ -2 बाय -2. लिमिट पुट करो, v नॉट से v इक्वल टू माइनस के टी, क्योंकि जब लिमिट पुट करोगे t 0 एंड ऑल, तो फिर ये v टू द पावर -2, मुझे v कैलकुलेट करना है, तो v स्क्वायर की टर्म आ रही है. अब v स्क्वायर कहीं अप्रॉक्सीमेटली 2v नॉट स्क्वायर के आसपास आएगा. मतलब d के चांसेस लग रहे हैं, यू कैन चेक इन दैट, क्योंकि रूट ही बनेगा क्योंकि एक तरफ स्क्वायर है. एनीवे, a 2 meter wide truck is moving at the uniform speed v naught 8 meter per second along a straight horizontal road. A pedestrian starts to cross the road with a uniform speed v. When the truck is 4 meter away from him, the minimum value of v so that he can cross the road. यहाँ पे जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है, जैसे मान लो ये ट्रक है, ये ट्रक है जो ट्रैवल कर रहा है और फिर एक पेडेस्ट्रियन को रोड क्रॉस करना है. सो हम सोचते हैं कि सीधा रोड क्रॉस करेगा, ये एक कॉमन मिस्टेक है. और फिर इसके यहाँ से आने से पहले पहले वो रोड क्रॉस कर जाए, बट एक्चुअल में वो उसकी स्पीड की मिनिमम वैल्यू नहीं होगी. वो सीधा ट्रैवल नहीं करेगा, वो हमेशा इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, एक सर्टेन डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा. क्यों करेगा एक सर्टेन डायरेक्शन में ट्रैवल? इसका रीज़न ये है कि जब वो इधर की तरफ मूव कर रहा है तो ही इज़ एक्चुअली गेनिंग मोर टाइम बाय ऑल्सो मूविंग अ लिटिल फार्दर, सो दैट अब ट्रक से उसको टकराने के लिए और ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा मूव करने के लिए. So effectively, if he is going in this particular direction, let's say making an angle theta, imagine the truck is 4 meter away from him, 4 meter. अब ट्रक उसको सिर्फ तभी हिट कर सकता है जब ट्रक यहाँ तक का डिस्टेंस उसके यहाँ पहुँचने से पहले कवर कर ले. यहाँ तक का मतलब उसने वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस और कवर किया जब वो इधर की तरफ मूव कर रहा है. तो सो ये डिस्टेंस कितना है? तो ये अगर 2 है, दिस इज व्हाट द 2 मीटर वाइड ट्रक, जो रोड का डिस्टेंस है वो भी मैं 2 ही एज्यूम करके चल लेता हूँ क्योंकि इससे ट्रक को ही क्रॉस करना है बस. तो ये 2 मीटर है, ये इससे अभी 4 मीटर डिस्टेंस पे था. तो अगर ये थीटा है, ये 2 है, तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना होगा तो ये कितना होगा? इसको x मान लेते हैं. सो x विल कम आउट टू बी, और tan थीटा विल कम आउट टू बी x/2. इवेंचुअली x विल कम आउट टू बी एज 2 tan थीटा. दिस इज द डिस्टेंस. सो उसे ये डिस्टेंस कवर करना है 4 + 2 tan थीटा ट्रक को, अगर उसे आदमी को टक्कर मारनी है. और ट्रक जो है वो ट्रैवल कर रहा है विद द स्पीड v नॉट विच इज 8. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव मी टाइम. उतने टाइम में आदमी को उसे क्रॉस कर लेना रोड को. आदमी की स्पीड है द रोड विद यूनिफॉर्म स्पीड v स्पीड से, उसे ये डिस्टेंस कवर करना है v स्पीड से. सो v इज द स्पीड और डिस्टेंस है ये वाला. ये डिस्टेंस कितना होगा? तो अगर ये x है, ये 2 है, तो फिर अगर इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करें तो इट विल कम आउट टू बी sin थीटा इज इक्वल्स टू, नो, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो 2 बाय, इसको y मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, y. सो y विल कम आउट टू बी 2 बाय cos थीटा और 2 sec थीटा. सो इफेक्टिवली 2 sec थीटा बाय v. दिस इज द केस.
द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट ही कैन क्रॉस द रोड सेफली। तो मेरे पास यहाँ से v मिलेगा मुझे, दैट v विल कम आउट टू बी कितना आएगा 2, एक रिलेशन डेवलप होगा 4v + 2 tan थीटा, मतलब मेरे पास v आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो dv/d थीटा आप डिफरेंशिएट करो, उसको इक्वल टू 0 पुट करो, वहाँ से आपको v की वैल्यू मिलेगी। उस v की वैल्यू को आप दोबारा इस फंक्शन में पुट कर दो, आपको v की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी कि कितनी होनी चाहिए। दैट शुड बी द करेक्ट वे, दैट्स ऑल मैथमेटिक्स। इसके बाद यहाँ से आप v एलिमिनेट करोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 पुट करोगे, वहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी कि थीटा किस थीटा पे v मिनिमम होगा। वो जो थीटा की वैल्यू आएगी उसको जब आप v में पुट करोगे तो आपको v मिनिमम मिल जाएगा। दैट इज द सिचुएशन v के रिलेशन के अंदर। सो यू कैन डू दैट। ग्राफिकल क्वेश्चंस, ये एक स्पेशल टाइप होती है, और फिर ये मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस काइनेमेटिक्स में या मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में ग्राफिकल क्वेश्चंस को ही मिलता है। तो हमें पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन से ग्राफ से क्या रिप्रेजेंट होता है और कैसे निकाला जाता है। आई जस्ट टुक अ शॉर्ट ब्रेक एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि ये बहुत हो जाते हैं क्वेश्चन से, इतना टाइम लगता है। सो नेक्स्ट टाइम आई एम थिंकिंग कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो तो उन्हें शॉर्ट वीडियोज़ में कट करके और फिर उसके बाद अपलोड करूँ। Anyway, so where were we were talking about, yeah, the graphs. So ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ क्या कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो जो जनरल कर्व्स है मेरे पास वो होते हैं एस टी यानी पोजीशन टाइम, एक्स टी वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। एक्स टी पोजिशन टाइम का स्लोप, क्योंकि ये डी एक्स बाई डी टी करते हैं तो v मिलता है, डी वी बाई डी टी करते हैं तो a मिलता है। तो पोजीशन टाइप का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी टाइम का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है, ये स्लोप है। और सेम वे जब हम उल्टा मूव करते हैं, सो एक्सेलरेशन टाइम का एरिया आपको वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी टाइम का एरिया आपको पोजीशन देता है, यानी डिस्प्लेसमेंट देता है। सो एरिया बेसिकली ये इंटीग्रल है और ये डिफरेंशियल है। बेसिक ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है जो हम करते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन इन द फिगर। वीटी कर्व दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट कर्व यही होता है वीटी। अच्छा, एक और एक्स वी कर्व्स भी होते हैं, पोजीशन एंड वेलोसिटी कर्व। तो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा कब कैसे क्या निकालना है। The velocity time graph of a body is shown in figure 4.161. The displacement of the body in 8 seconds is 8 सेकेंड में मुझे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। तो सी, दिस इज v, दिस इज t। vt का एरिया, जब मैं इंटीग्रल से vt का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम करते हैं अलजेब्रिक एरिया। अलजेब्रिक एरिया मतलब जो एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव एरिया है, जो एक्सिस के नीचे वो नेगेटिव एरिया है। उसको कैलकुलेट कर दो और फिर उसके बाद सम करो। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता तो सारे पॉजिटिव होते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो वो निकालना है मुझे। सो 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, ये कितना होगा, तो फिर ये मेरे पास पहले तो है एक ट्रायंगल। ओके, नाउ ये एक स्मॉल ट्रायंगल, ये हो गया एक, ये 2, और फिर ये एक ट्रायंगल हो गया 3। सो इसका एरिया होगा कितना, हाफ इंटू ये बना 1 और फिर ये है 4। सो बेसिकली 4/2, तो इसका रिजल्ट है 2। इसकी बात करें तो फिर ये है 1 और ये है 2, तो ये भी बना 2। और ये है हाफ 1 इंटू 6, क्योंकि हाइट 6 है, डिवाइड बाई 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो ये बना 3। दैट इज करेक्ट, 3। सो ये बना मेरे पास 4 + 2 + 2 + 3। अभी तक कितना आया है, ओके, ये माइनस होगा सारा। सो 1 और फिर ये बना, ये है 6। सो हाफ इंटू 6 3, और ये है 5 और 6, सो 1 और फिर नीचे आया 6, सो ये 6 -9, ठीक है। और ये है 2 और ऊपर है 4, सो ये बना 8 + 8, सो ये बन गया -1। सो 4 + 2 + 2 8, 8 8 16, 16 3 19, 19 - 9 10। So this should be the result, 10 meter. This should be the case. You can calculate it accordingly. Again, फिर से vt दिया हुआ, velocity time graph of particle moving in a straight line is shown in the figure. The acceleration of the particle at t = 9 second. t = 9 second मतलब यहाँ निकालना है। So ये straight line है, मुझे इसका slope निकालना है effectively. That's it. और कुछ नहीं करना। Slope के लिए tan थीटा, ये है मेरे पास 2 और ये है मेरे पास
15 और 10, 5, 15, okay, yeah, it's a misprint. See, here it is written 5, ये 0 होना चाहिए. So effectively ये 5 है और ये 10 है. So ये बना 15 minus 5, ये 10, और फिर ये हो गया 2. ये थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 10/2. 5. एक और चीज, स्लोप होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल, बट tan 180 माइनस थीटा tan थीटा ही होता है. दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग इट. इवन ये वाला भी निकालेंगे तो भी आपके पास रिजल्ट सेम ही आएगा. सो इफेक्टिवली इट इज कमिंग आउट टू बी 5. बट चूंकि हम सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, तो ये रिटार्डेशन है. क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है एंगल ऑब्ट्यूस है. सो tan थीटा, tan 180 माइनस थीटा इज tan थीटा ही होता है बट माइनस. सो इफेक्टिवली -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस शुड बी द वैल्यू. सी, the velocity time, the acceleration of the particle at t equal to 9 seconds should come out to be -5, क्योंकि ये डिसलरेट कर रहा है. dt ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपसे पूछा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है इसका. तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है xt. xt का स्लोप मुझे वेलोसिटी देता है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. फिर x डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, स्लोप 0 है, स्लोप 0 क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल ही है, तो वेलोसिटी 0 होगी. सारे ग्राफ में वेलोसिटी 0 है इस पीरियड में. और लास्ट वाले में अगर आप एंगल लो तो फिर ये ऑब्ट्यूस एंगल अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है. सो एक यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव होगी, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और यहाँ पे 0 होगी, बट वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है. सो ये नहीं हो सकता, वेरी कर रहा है, ये नहीं हो सकता, वेरी कर रहा है, ये नहीं हो सकता क्योंकि एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, बोथ साइड यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये गलत हो गया. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये सही है. टी इज द करेक्ट आंसर. An object is thrown up vertically, the velocity time graph for the motion of the particle is. एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, तो पहले उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर उसके बाद वापस नीचे आएगा, फिर उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो अगर मुझे vt बनाना है तो vt में ये ध्यान रखना पड़ेगा मुझे कि v 0 होगा और 0 होने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा. ये v है, यहाँ पे t है. यहाँ पे देखो ये v पूरा पॉजिटिव है, दिस इज रॉन्ग. यहाँ एक कॉमन मिस्टेक ये भी होती है एक्सेस की, ये ध्यान रखना. ये v है, ये t है, इन्होंने जानबूझ के पलटा हुआ है. नॉर्मली vt ऐसे होता है. सो एनीवे दिस इज v, दिस इज t. सो t इक्वल टू 0 पे व्हेन यू चेक, दिस इज द सिचुएशन, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इज u, मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ठीक है. फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे देखो टाइम नेगेटिव जा रहा है, ये नहीं हो सकता. अगेन दिस इज रॉन्ग क्योंकि नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ है, टाइम यहाँ है, तो एक टाइम पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी है, ये भी पॉसिबल नहीं है. सेम यहाँ पे भी, ये तो ग्राफ से पॉसिबल नहीं है, एक टाइम पे दो वेलोसिटीज है. बचा ये t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u थी, फिर उसके बाद जब बॉडी ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी कम होती गई होती गई होती गई, फाइनली यहाँ पहुंची, वेलोसिटी 0 है. फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है. दिस इज द करेक्ट आंसर. डी शुड बी द करेक्ट रिजल्ट. यू कैन चेक हेयर, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. पहले वेलोसिटी u थी, फिर कम होती गई होती गई होती गई होती गई, फिर उसके बाद 0 हुई, फिर उसके बाद वापस से वेलोसिटी बढ़ने लग गई ऑपोजिट डायरेक्शन में. The acceleration versus time graph of particle is shown in the figure. The respective vt graph will be. at दिया हुआ है आपको, acceleration time दिया हुआ है. So at का एरिया मुझे वेलोसिटी देता है, या at का एरिया मुझे वेलोसिटी देता है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो भी ये रीच करेगा, और मुझे इसका vt निकालना है. ओके, vt का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, ये ध्यान रखना. vt का स्लोप एक्सेलरेशन देता है. सो अगर vt का स्लोप एक्सेलरेशन देता है तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो मतलब स्लोप बढ़ना चाहिए पहले, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मतलब फिर स्लोप कम होना चाहिए. यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, नहीं हो सकता. यहाँ पे टाइम ये है, वेलोसिटी ये है, यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 से सब कुछ शुरू हो रहा है, तो 0 से शुरू ही नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो सकता. ये दोनों ऑप्शन है, इसमें चेक करते हैं. यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप प्लॉट करूँ तो ये देखो, ये है मेरे पास पहली लाइन, फिर उसके बाद जब यहाँ पहुँचूँगा तो फिर ये लाइन का एंगल थोड़ा सा चेंज होगा, फिर जब यहाँ पहुँचेंगे तो लाइन का एंगल थोड़ा सा चेंज होगा. तो जो लाइन है वो इस अकॉर्डिंग मूव कर रही है, मतलब जो एंगल है वो एंगल फॉल कर रहा है.
जब एंगल फॉल कर रहा है तो बेसिकली tan थीटा फॉल कर रहा है, और जब tan थीटा फॉल कर रहा है तो इसका मतलब स्लोप फॉल कर रहा है। स्लोप फॉल कर रहा है मतलब vt का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन फॉल कर रहा है, बट यहाँ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। सो दैट इज द सिचुएशन। ये नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखो एंगल पहले कम है, फिर उसके बाद एंगल बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, और फिर उसके बाद कम होना शुरू हुआ वापस से। सो इफेक्टिवली दिस शुड बी द करेक्ट रिजल्ट, दिस शुड बी द एक्चुअल रिजल्ट। ग्राफ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। टू बॉल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाई टावर विद अ टाइम इंटरवल ऑफ t0 सेकंड। दो बॉल्स हैं, उनको ड्रॉप किया गया t0 सेकंड के हाइट टाइम इंटरवल के साथ, where t0 is smaller than the time taken by the first ball to reach the floor. t0 is smaller than the time taken by the first ball to reach the floor. Okay. Which is perfectly inelastic. अच्छा, जो दूसरी बॉल है उसके एक बॉल है, दो बॉल है, दोनों बॉल्स को ड्रॉप किया गया। पहली बॉल को ड्रॉप किया गया, उसके गिरने से पहले दूसरी बॉल को ड्रॉप कर दिया गया आफ्टर अ सर्टेन टाइम t0. So which is perfectly inelastic. The distance s between the two balls plotted against the time lapse t from the instant of dropping the second ball. The distance s between the two balls plotted against the time lapse t from the instant of dropping the second ball is best represented by. From the instant of dropping the second ball is best represented by. देखो, जब पहली बॉल को ड्रॉप किया गया तो इस टाइम पे इनके बीच का सेपरेशन 0 था। दोनों के सेपरेशन के बीच का ग्राफ s, दोनों के बीच के सेपरेशन को s कहा गया है और t टाइम है। तो अभी जब इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो इस टाइम पे दोनों के बीच का जो s है वो 0 है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। फिर इसको ड्रॉप कर दिया गया, ये नीचे जा रहा है, नीचे मूव कर रहा है। फिर इन्होंने कहा है उस टाइम से बताना है जब दूसरी बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। तो जब दूसरी बॉल को ड्रॉप किया गया तो ऑलरेडी इनके बीच में कुछ सेपरेशन था, इट वॉज नॉट 0। अगर पहली बॉल के ड्रॉप करने से ग्राफ होता तो s 0 होता शुरू में, बट यहाँ पे ऑलरेडी इनके बीच में कुछ सेपरेशन था, तो t 0 पे s की कुछ वैल्यू होगी, तो ये तो खत्म हो गया, ये सिचुएशन नहीं हो सकती क्योंकि t 0 पे s 0 है यहाँ पे। तो अब बचा ऑप्शन ये तीन ऑप्शन है। लेट्स चेक आउट कि क्या फर्क पड़ेगा। जो नीचे जाने के लिए जो डिस्टेंस कवर करता है वो ट्रैवल किया जाता है बेसिकली हाफ, मतलब s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो हाफ gt स्क्वायर, ये होता है नीचे जब मूव कर रही होती है बॉडी, तो उसके बीच का डिस्टेंस। जो दूसरी बॉडी मूव कर रही होगी वो भी उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से मूव, मतलब उसी पोजीशन से मूव कर रही होगी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है, सो हाफ gt स्क्वायर। सो अगर मैं ट्रीट करता हूँ मान लो s1 फर्स्ट बॉडी के बारे में, तो फिर वो होगी हाफ gt स्क्वायर, और फिर अगर मैं ट्रीट करता हूँ s2 तो फिर वो होगा हाफ gt, जो भी होगा t डैश अज्यूम कर लेते हैं, t1 स्क्वायर और t डैश स्क्वायर। ये मेरे पास एक सर्टेन टाइम है। दोनों के बीच का सेपरेशन जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इफेक्टिवली मेरे पास ये बनेगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, और फिर जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा t1 माइनस t2 और t2 प्लस t1, वो मेरे पास एक नंबर होगा। तो s2 और s1 के बीच का जो सेपरेशन है ना, s1 माइनस s2 या s2 माइनस s1, ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। लेकिन तब तक जब तक वो दोनों बॉडीज हवा में है, क्योंकि ये टाइम के फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो मेरे को s वर्सेस t टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन s वर्सेस t जो मुझे प्लॉट करना है वो जो रिलेशन है टाइम लैप्स t फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ ड्रॉपिंग द सेकेंड बॉल के ड्रॉप करने के बाद वाले t के बारे में बात की जा रही है। तो और टी नॉट कॉन्स्टेंट है जिस भी टाइम के बाद पहली बॉल को ड्रॉप किया गया था, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल आएगा। सो पहली जो s1 माइनस s2 का सेपरेशन है दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ये भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, लेकिन इसकी स्पीड कम है अभी, इसकी स्पीड ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो फिर ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, तो ये गैप बढ़ेगा, बट प्रोपोर्शनल हमेशा टाइम के ही होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के टर्म में आएगा, सिंगल ऑर्डर। v square is equals to u square, v equal to u plus at, yeah, the distance s between the two balls, correct। so straight line होगा फर्स्ट जो हाफ होगा, लेकिन अब जब इस बॉल को ड्रॉप किया गया और दूसरी मान लो अभी यहाँ है, तो ये तो नीचे की तरफ जा रही है, ये भी नीचे की तरफ जा रही है, इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, बट जब फाइनली ये बॉल नीचे रुक गई तो अब गैप कम होने लगेगा ना, उसके बाद फिर गैप बढ़ेगा थोड़ी, क्योंकि फाइनली फिर ये बॉल दोनों जाके ग्राउंड पे मिलेंगी तो सही। तो जब ये गैप कम होने लगेगा तो फिर ये तो नहीं हो सकता
क्योंकि यहाँ तो गैप हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है टाइम के साथ, तो ये खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये। जब ये एक रुक गई बॉल, तो अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन में आ गया, एस इज प्रोपोर्शनल टू हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब जो दूसरी बॉल है वो तो मूव ही नहीं कर रही है, वो तो रेस्ट पे है, तो T1 माइनस T2, सेकेंड बॉल तो चली गई। तो अब वो जब वो टाइम के साथ रिलेट करेगा तो वो पैराबोलिक फॉर्म में रिलेट करेगा एंड इट विल फॉल कॉन्टिन्यूसली। सो बेसिकली द रिजल्ट शुड बी हेयर डी। एनसीईआरटी में ऐसा एक सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी एग्जाम में। उसमें उन्होंने उस टाइम से पूछा है कर्व जब बिल्कुल वो स्टार्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे रिलेशन कुछ ऐसे होगा, इट विल गो लाइक दिस, दैट इज दिस पर्टिकुलर ग्राफ। बट यहाँ पे चूंकि बाद वाले टाइम से पूछा गया है तो ये पर्टिकुलर रिलेशन होगा। The acceleration time graph of particle moving along a straight line is as shown figure. At what time the particle acquires its initial velocity? Okay, इसमें ऑप्शंस ही नहीं है। एक्सेलरेशन अभी 10 है। एक्सेलरेशन मुझे ये नहीं बताता कि क्या ऑब्जेक्ट किस स्पीड से चल रहा है एंड ऑल ये सब कुछ, ये सिर्फ ये बताता है चेंज इन वेलोसिटी क्या है। सो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट नाउ। उसके बाद एक्सेलरेशन कम हो रहा है, बट ध्यान रखना स्पीड अभी भी बढ़ ही रही है। मान लो कि अभी इस टाइम पे ऑब्जेक्ट 100 मीटर पर सेकंड पे है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, मतलब 110 होगा एक सेकंड बाद। फिर एक्सेलरेशन 9 हो गया तो अगले सेकंड 119 होगा। फिर एक्सेलरेशन 8 हो गया तो अगले सेकंड 127 होगा। बढ़ तो रही है लेकिन उसका रेट कम होता जा रहा है, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है फाइनली, और फिर यहाँ पे जाके एक्सेलरेशन 0 हुआ। फिर एक्सेलरेशन 0 हुआ मतलब अब वो उस पॉइंट पे कांस्टेंट, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो ये मुझे देगा मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि 80 का ग्राफ होता है मैक्सिमम स्पीड जो चेंज आएगा उसका, तो हाफ इंटू 10 इंटू 4, सो इफेक्टिवली मुझे मिलेगा 20 का चेंज आएगा पूरे 4 सेकेंड तक के सेपरेशन में। फिर उसके बाद अब डिसलेशन होना शुरू हुआ, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सो आफ्टर 4 सेकेंड अगेन वापस जो ऑब्जेक्ट है वो 20 रिड्यूस करेगा अपनी स्पीड को, तो मतलब वापस वहीं आ जाएगा जहाँ वो पहले था। 4 सेकंड में वो 100 से 120 पे गया, अगले 4 सेकंड में 120 से वापस 100 पे आ जाएगा, आगे ही चलता रहेगा, इट विल नॉट रिटर्न बैक, इट इज स्टिल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सो टोटल टाइम बाद जिसके बाद उसने अपनी इनिशियल स्पीड अटेन की वो कितना है? 8 सेकंड। सो दिस शुड बी द रिजल्ट। Assertion reason, it is also a very famous type. An object can possess acceleration even at a time when it has uniform speed. Exactly. Acceleration का मतलब होता है change in velocity, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी अगर continuously, तो acceleration हो रहा है, चाहे speed constant भी हो, uniform भी हो। Assertion reason में ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को देखा जाता है कि क्या पहला दूसरे के एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, क्या दोनों करेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, इट इज पॉसिबल व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग, ये भी करेक्ट है। और इनफैक्ट स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनिंग द रीजन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो हियर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द रीजन फॉर स्टेटमेंट 1। दिस शुड बी द केस। असर्शन रीजन में शायद फर्स्ट ऑप्शन होता है। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर एंड फॉल्स फ्रीली, ये सिचुएशन कहलाती है पैराग्राफ पैसेज की। एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी, उससे मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। So a body is dropped from top of tower and falls freely. The distance covered by it after n second is directly proportional to s is equals to half gt square. So n square, अगर time n है तो n square से proportional होगा। The distance covered in the nth second is proportional to nth second, sn equal to u plus 2n minus 1 a by 2, so 2n minus 1. The velocity of the body after n second is proportional to velocity equal to u plus at, so an, so proportional to n. It was easy. Study the following graphs. The particle is moving with a constant speed. किस ग्राफ में पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है? xt का स्लोप मुझे वेलोसिटी देता है, तो xt का स्लोप, यहाँ पे वेलोसिटी स्लोप कांस्टेंट है तो ये हो सकता है। यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी स्लोप कांस्टेंट है, तो द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ग्राफ 1 and 4. The particle has negative acceleration, in which case the particle has negative acceleration. xt का स्लोप मुझे कुछ नहीं देता, xt का स्लोप मुझे वेलोसिटी देता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब वेलोसिटी फॉल करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, ये तो खत्म ही हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेलोसिटी चेंज हो रही है
और अगर मैं स्लोप देखूं तो यहाँ पे स्लोप है ये, फिर उसके बाद यहाँ हो गया स्लोप ये वेलोसिटी का xt मुझे वेलोसिटी का वो बताता है ये। सो बेसिकली एंगल बढ़ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है दूसरी तरफ, दूसरी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे तो मतलब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं हो रहा है। यहाँ चेक करते हैं। सो यहाँ पे पहले स्लोप ऐसे है, फिर स्लोप जीरो हुआ। यहाँ देखो, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ वेलोसिटी जीरो हुई और फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूस हो गया। सो जब वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव था। सो ग्राफ नंबर 3 सी शुड बी द करेक्ट रिजल्ट। How many more questions are there? Oh, thankfully. A ball is thrown vertically upward from the top of a cliff. Take starting position of a motion is as origin and upward direction as positive. Thrown vertically upward from the top of a cliff. Starting position of motion as origin, okay, and upward direction as positive and downward direction as negative. Column 1 specifies the position, velocity and or acceleration of the particle at any instant. Column 2 gives their sign positive or negative at that moment. Match the columns. Multiple भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। When the ball is above the point of a projection, its displacement is, ये point of projection है, when ये above the point of projection है, its displacement is always positive, one thing, maybe positive or maybe positive, maybe zero, always negative। जब ये when the ball is above the point of projection है, तो उस situation में जो, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही होगा या जीरो हो सकता है जब वो मूव ही नहीं करेगा, या इफेक्टिवली ऊपर जाके जब वापस आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। सो ए और डी होना चाहिए। When the ball is above the point of projection, its velocity is, when the ball is above the point of projection, velocity, तो जब ऊपर की तरफ है तो ऊपर जा रहा है तो फिर वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन जब ऊपर से वापस नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है तो लेकिन ये अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही, तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। सो मे बी पॉजिटिव इज करेक्ट, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव नहीं होगा। मे बी जीरो वेलोसिटी, यस मे बी जीरो, ऑन द टॉप इट कैन बी जीरो velocity. When the ball is above the point of projection, its acceleration is or may be negative. When the ball is above the point of projection, its acceleration is or may be negative. Acceleration is always downward. That is G. So when the ball is above the point of projection, its acceleration is or may be negative. Always negative. It will be the case. B. Yeah. When the ball is below the point of projection, its acceleration is always negative only. This is the point. So for fourth it should be B, and for third, when the ball is above the point of projection, its acceleration is or may be negative. Is or may be negative. इसमें क्या पूछना चाहते हैं? That whether it is negative, B ही होना चाहिए कि अगर यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं तो, yeah, in both the situation it will be B only. Moving next, study the following VT graphs in column 1 carefully and match them appropriately with the statements given in column 2. Assume that motion takes place from time 0 to t. पहला VT ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस वी नॉट है, टाइम t है, स्पीड डिक्रीज हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद फाइनली वो जीरो हो जाती है। Net displacement is positive but not zero. Can't say about net displacement. Particle returns to its initial position again. Net displacement is negative but not zero. Displacement is Vt का area. So यहाँ पे area negative है. So net displacement is negative. Yes, but not zero. Correct. This should be the case for first option. Or particle returns to its initial position again. Particle returns to its initial position again. यहाँ से यहाँ जा रहा है, नहीं टी टाइम में रिटर्न तो नहीं कर रहा क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव जरूर कर रहा है टी टाइम तक, लेकिन फिर रिटर्न नहीं कर रहा। रिटर्न करने के लिए उसे वापस टर्न लेके आना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे वीटी का स्लोप निकालूँ तो स्लोप पॉजिटिव है, करेक्ट।
so acceleration is positive, this should be the case. सेकेंड वाला ग्राफ देखे तो फिर VT है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, इसके लिए भी सही है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। अगर मैं इसका यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करूँ तो नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है बट नॉट जीरो, करेक्ट, नेगेटिव नहीं होगा, पार्टिकल रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, देखो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है फिर उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, दिस इज करेक्ट। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, नो, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अगर मैं ये एंगल ऑब्ट्यूस है, सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव बट नॉट जीरो, नो, नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो यहाँ पे, ओके। एंड द लास्ट वन, सो थर्ड का हो गया सी, फोर्थ वन लास्ट वन VT है, वे नॉट टी, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नहीं हो सकता, नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, VT का एरिया, सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव बट नॉट जीरो, ए होगा, एंड दैट्स इट आई थिंक, पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन नहीं करता, या so this should be the correct result. Yeah, it's a very long chapter. Anyway, these were few questions related to kinematics, that is motion in one dimension, and काफ़ी ज़्यादा हो गया actually, मतलब मुझे फील हुआ, so the thing is that कि next time I'll try कि कम questions रखूँ और फिर उसके बाद अगर हो सके तो multiple videos में उसे split कर दूँ. In the next class, that is tomorrow, we'll be starting with or we'll be doing the questions of motion in a plane and motion in one dimension. जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, इट माइट सीम डिफिकल्ट एंड लेंदी टू यू, बट बहुत सारी क्वेश्चंस ऑप्शंस के थ्रू हो जाते हैं, मतलब आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑप्शंस के थ्रू आप उसे रिलेट कर सकते हो और आपको रिजल्ट मिल जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स वाला पार्ट पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स इन सब पे डिपेंड करते हैं, कल को चार्जेस को मूव करवा देंगे, लेंसेज को मूव करवा देंगे, तो यू शुड नो कि हम मैकेनिक्स के बेसिक सिचुएशंस या बेसिक प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। एनीवे, if you think that this is helpful for anybody or this can be helpful for somebody, please share it, and thanks for watching. Have a good day. Bye bye.